नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है एक नया अंत। अभी मैंने किचन में पैर रखा ही था कि डोरबेल बजी। मैं चौंकी। कमलाबाई तो आज छुट्टी पर है। नवीन को भी ऑफिस गए काफ़ी देर हो चुकी है। फिर सुबह सुबह कौन होगा? दिल ही दिल में यह सब सोचते हुए दरवाज़ा खोला तो संपदा थी, साथ में विजय भी था। विजय ने जल्दी से कहा, मम्मी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को संपदा को लेने आऊँगा, पापा से भी मिल लूँगा। मैंने कहा ठीक है बेटा, डिनर यहीं करके जाना। तो वह हाँ ठीक है कहता हुआ जल्दी से चला गया। उसके जाने के बाद संपदा और मैं ड्राइंग रूम में आए। संपदा काफ़ी कमज़ोर लग रही थी और काफ़ी दिनों बाद आई थी। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम बैठो, मैं आती हूँ। अच्छा ऐसा करो, तुम अंदर थोड़ा लेट आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। नहीं मम्मी, मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, बस आप आ जाओ, मेरे साथ बैठकर बातें करो, खाना हम मिलकर बना लेंगे। उसने कुछ उदासी से कहा, हाँ मुझे पता है तुम्हारा नाश्ता एक स्लाइस के साथ एक कप चाय पी ली होगी। कितनी बार कहा है इस हालत में अपने खाने पीने का खास ध्यान रखा करो, दूध पिया करो, फल खाओ। लेकिन आजकल की लड़कियों की समझ में हम पुराने लोगों की बातें आती ही नहीं। रुको, मैं कुछ लेकर आती हूँ। मैं किचन में जाकर उसके लिए मिल्क शेक बनाने लगी तो मुझे अपना वह समय याद आ गया जब मैं संपदा जितनी थी। और इसी तरह मैं भी जब मायके आती थी तो मेरा दिल भी यही चाहता था कि माँ मेरे पास ही बैठी रहे। मैं मिल्क शेक लेकर संपदा के पास आई। उसका मुरझाया चेहरा देखकर मैं चौंक गई। पूछा, तबीयत तो ठीक है ना? मम्मी क्या होना है तबीयत को? बिल्कुल ठीक है। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जो मुझे बुरी तरह चुभा। फिर ऐसी गुमसुम सी क्यों हो? मैंने कुरेदा, जो आमतौर पर मेरा स्वभाव नहीं था, लेकिन उसका चेहरा देखकर मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी, इसीलिए पूछ ही लिया। मम्मी मैं परेशान हो गई हूँ। एक तो मेरी तबीयत खराब है, मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं। मैंने उस पर चिंतित दृष्टि डालते हुए कहा, तुम अपना ध्यान रखो, खाओ पियो, आराम का समय निश्चित करो। मैं तुम्हें कितने दिनों से समझा रही हूँ। मम्मी यह बात नहीं है। मैं पहले इस बात पर हंसा करती थी कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है, लेकिन अब इसका मतलब मैं समझ गई हूँ। क्यों, ऐसा क्या हुआ? मैंने हैरानी से पूछा। मेरी बेटी संपदा का विवाह साल भर पहले ही हुआ था। विजय हमें सभ्य और समझदार लगा था। उसके पिता भी अच्छे पद पर थे। उससे बड़ी 2 विवाहित बहनें थीं। घर में आर्थिक स्थिति अच्छी थी और विजय की माँ सुभद्रा देवी मुझे ठीक ठाक ही लगी थी। देखने में तो कुछ ऐसा नहीं था। फिर ऐसी क्या बात हुई जो संपदा इतनी दुखी लग रही थी? मम्मी आपको बताया था ना कि आजकल मुझसे सुबह उठा नहीं जाता, उल्टियों की वजह से बुरा हाल है। लेकिन माँ जी को लगता है कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ और घर के कामों से जान छुड़ा रही हूँ। वहाँ सबका मूड खराब हो जाता है। मम्मी मुझसे सहन नहीं होता। कहते कहते संपदा रोने लगी तो मेरा दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। मैंने पूछा, और विजय, वह तो तुम्हारा ध्यान रखता है ना? हाँ मम्मी, शुरू में तो वह बहुत खुश थे, लेकिन आजकल माँ जी का खराब मूड देखकर कुछ बोलते ही नहीं। इस पर मेरा दिल और उड़ जाता है। मम्मी, एक लड़की के लिए उसके ससुराल में उसका सबसे मजबूत सहारा उसका पति ही होता है। अगर वह भी उसका साथ नहीं देगा तो वह कहाँ जाएगी? देखो बेटा, इन दिनों तबीयत ऐसे ही ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन तुम हिम्मत रखो,
अगर तुम भी अपनी बड़ी बहन सुखदा की तरह अकेली रहती तो भी तुम्हें सब कुछ करना पड़ता। तब घर वालों के रोज नए मूड तो नहीं देखने पड़ते। रवि जीजाजी ने ऐसी हालत में दीदी का कितना ध्यान रखा था। बेटा, ये तो छोटी छोटी समस्याएं हैं, समय के साथ ये खुद ही हल हो जाएंगी। अब तुम टेंशन छोड़ो, सुखदा को भी फ़ोन कर दो कि शाम को वह भी यहीं आ जाए, सब मिलकर खाना खाएंगे। बताओ क्या बनाऊं? मम्मी, मेरा दिल कर रहा है आज पापा के लिए छोले बनाऊं। आपको याद है ना, पापा को आपके हाथ से ज़्यादा मेरे हाथ के बने छोले अच्छे लगते हैं। संपदा के हाथ में बहुत स्वाद है, यह मैं जानती हूँ, इसलिए मुझे उसकी गर्वीली आवाज़ पर हंसी आ गई। मम्मी, आज कमलाबाई नहीं आई? नहीं, उसकी बेटी बीमार है, कल आएगी। संपदा मेरे पीछे पीछे किचन में आ गई। लाओ मम्मी, मिलकर काम निपटाते हैं। मैंने कहा, तुम यह सब छोड़ो, तुम जाकर मेरे रूम में टेबल पर देखो, नई पत्रिका आई है, उसमें मेरी वह कहानी छपी है जो तुम्हें बहुत पसंद आई थी। मैं उसे किचन से हटाना चाहती थी। अरे सच मम्मी, वह तो बड़ी अच्छी कहानी थी, मैं अभी देखती हूँ। वैसे भी मसालों की खुशबू से मुझे अजीब सी फीलिंग होती है। मम्मी, हमारे आने से आपका काम बढ़ जाता है ना? संपदा की आवाज़ में शर्मिंदगी सी थी। यह काम बढ़ने से मुझे और तुम्हारे पापा को जो खुशी होती है उसका तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती हो। मम्मी, मुझ पर भी कोई कहानी लिखो ना। अच्छा ठीक है, लिखूंगी। अब तुम आराम करो और हाँ, सुखदा को फ़ोन कर लो। संपदा मेरे रूम की ओर बढ़ी तो मैंने बिजली की तेज़ी से अपना काम शुरू कर दिया। हाथ अपना काम कर रहे थे और मन अपना। दो ही बेटियां हैं हमारी, यह तो ईश्वर की कृपा है जो दोनों इसी शहर में हैं। दोनों आती जाती रहती हैं। हम दोनों का काम ही कितना था, इसलिए समय मिलने के कारण मेरा लिखने का शौक़ भी जोरों पर था। कई पत्रिकाओं में मेरी कहानियाँ छपती थीं, जिसकी सबसे बड़ी प्रशंसक और आलोचक मेरी बेटियां ही थीं। नवीन तो शाम को ही आते थे। सच तो यह है कि मेरे इस शौक़ ने मेरे अकेलेपन को बड़ा सहारा दिया था, क्योंकि बेटी वाली माँ को तो आदत होती है ना कि हर समय घर में गपशप और रौनक का माहौल हो। इसलिए संपदा के विवाह के फौरन बाद मैं बहुत घबराई, लेकिन फिर धीरे धीरे खुद को संभाल कर अपने आप को व्यस्त कर ही लिया था। रात में मेरी बेटियां दामाद इकट्ठा हुए। सुखदा के बेटे शौर्य ने खूब रौनक लगा रखी थी। नवीन दोनों दामादों के साथ बातों में व्यस्त थे। हम तीनों बेडरूम में आ गए। शौर्य ने नवीन की गोद में डेरा जमा रखा था। सुखदा अपने पापा की तरह हर बात साफ साफ करती थी। अब तो वह और भी बोल्ड हो गई थी, लेकिन संपदा मेरी तरह बहुत ही सोच समझकर बोलने वाली थी। इस बात का ध्यान रखती थी कि सामने वाले को कोई बात बुरी ना लगे। अपनी परेशानी जल्दी शेयर नहीं करती थी, इसलिए मुझे उसकी चिंता रहती थी। सुखदा ने संपदा से उसकी ससुराल के हाल पूछे तो वह बताने लगी कि कैसे पिछली बार जब उसकी नंदें आईं तो सुभद्रा देवी उसे खाने का लंबा चौड़ा मेनू बताकर अपनी बेटियों के साथ शॉपिंग पर निकल गई। विजय उसकी तबीयत देखकर कहता ही रह गया कि वह खाना बाहर से ले आएगा, लेकिन सुभद्रा देवी ने उसे बुरी तरह डांटा कि बेकार के नखरे उठाने की ज़रूरत नहीं है। मैं और सुखदा उसकी बात सुनकर दुखी होते रहे और साथ ही उसे समझाते भी रहे। डिनर हो ही चुका था, दोनों बेटियां चली गईं। एक दिन हमने डिनर शुरू ही किया था कि विजय का फ़ोन आया। संपदा की तबीयत ठीक नहीं है, उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। हम तुरंत वहां पहुंचे। संपदा के सास ससुर भी वहीं थे। मैंने बेचैनी से पूछा, क्या हुआ? अभी तो काफ़ी टाइम है डिलीवरी में। सुभद्रा देवी जैसे भरी बैठी थी। होना क्या है, आजकल की लड़कियां हैं नाजुक, जरा सी गर्मी और जरा सा काम,
सहन नहीं होता इनसे। हम लोग कितना काम करते थे, ना एसी था ना कूलर। इस पीढ़ी में तो जैसे जान ही नहीं है। मैंने नवीन का उड़ा हुआ चेहरा देखा। उनकी तो जैसे अपनी बेटियों में जान थी। सुखदा अक्सर कहती थी, कितने मजबूर होते हैं लड़कियों के माता पिता भी। उनकी बेटी के बारे में ससुराल वाले ना जाने क्या क्या कह जाते हैं और वे पलटकर जवाब भी नहीं दे सकते। इतने में संपदा की डॉक्टर बाहर आई। विजय से कहने लगी, हालत देखी है आपने अपनी पत्नी की? इतना ब्लड प्रेशर। उसके खाने पीने का बहुत ध्यान रखिएगा। अब उसे टोटल बेड रेस्ट की ज़रूरत है। शाम तक आप उसे घर ले जा सकते हैं। सुभद्रा देवी से रहा नहीं गया। लो, अब यह नया ड्रामा। एक तो डॉक्टरों ने इन लड़कियों का दिमाग खराब कर रखा है। बड़ी फीसें दो, लंबी लंबी बातें सुनो, बस। नए ज़माने के नए नए रंग। अपनी माँ की बातें सुनकर विजय शर्मिंदा सा दिखा। मैंने दबी आवाज़ में कहा, बहन जी आप आज्ञा दें तो मैं कुछ दिनों के लिए संपदा को अपने घर ले जाऊं। जैसे बिल्ली के भाग से छींका टूटा, फौरन बोली, हाँ यह ठीक है। माँ के घर जैसा आराम उसे कहाँ मिलेगा। कुछ ऊंच नीच हो गई तो सब कहेंगे सास ने ध्यान नहीं रखा। लेकिन माँ, हम फुल टाइम मेड रख लेंगे तो संपदा को आराम मिल जाएगा, विजय ने कहा। तो सुभद्रा देवी ने उसे घूरा। हम संपदा को घर ले आए। मैं व्यस्त हो गई। विजय रोज शाम को चक्कर लगा लेता था। कभी कभी सुभद्रा देवी भी आ जाती थी। संपदा के चेहरे का पीलापन कुछ कम हो रहा था। अब वह आराम से थी। नवीन के तो जैसे पुराने दिन लौट आए थे। पिता पुत्री खूब बातें करते। कठिन से कठिन समय में भी यह खूबी होती है कि वह बीत ही जाता है और संपदा का कठिन समय भी बीत ही गया। आखिर वह खुशी का दिन आ ही गया जब संपदा एक प्यारे से बेटे की माँ बन गई। सारा परिवार खुशी से खिला जा रहा था। सुभद्रा देवी का मूड भी अच्छा था। बेटे का नाम पार्थ रखा गया। समय बीतता रहा। स्थितियाँ बहुत तेज़ी से बदल गई थीं। सुभद्रा देवी अपनी बीमारी के कारण घर के मामलों से दूर सी हो गई थीं। मैंने कई बार संपदा में आने वाले परिवर्तनों को नोट किया था। वह अब चुपचाप सी रहने लगी थी। धीरे धीरे वह सुभद्रा देवी की बहू बनती जा रही थी। समय का पंछी अपनी गति से उड़ता जा रहा था। संपदा के सास ससुर नहीं रहे थे। सुखदा संपदा के बच्चे बड़े हो गए थे। नवीन रिटायर हो चुके थे। हम दोनों जीवन की शांति बेला अपनी बेटियों को फलते फूलते देखकर संतोष से बिता रहे थे। शौर्य अपनी पत्नी के साथ अमेरिका में था। पार्थ अपनी पत्नी मानसी के साथ संपदा और विजय के साथ रहता था। संपदा कुकिंग में और माहिर हो गई थी। अब तो वह बड़े से बड़े शेफ को मात देती थी। घर में किसी न किसी बहाने पार्टी करती रहती थी। हम दोनों को भी आकर ज़बरदस्ती ले जाती थी। एक दिन संपदा सुबह सुबह आई। मैंने पूछा, मानसी कैसी है? अरे मम्मी, क्या हुआ है उसकी तबीयत को? वह तो नॉर्मल है, बस कुछ लड़कियों की आदत होती है हर बात को बड़ा चढ़ाकर बताने की। संपदा का स्वर ही नहीं, ढंग भी बदला हुआ था। लेकिन संपदा, यह बीमारी तो नहीं है। हर लड़की इन दिनों शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों का सामना करती है। इसलिए पहली बार माँ बनने वाली लड़की अक्सर घबरा जाती है। तुम उसका ख्याल रखा करो, मैंने उसे समझाया। मैं क्या ध्यान रखूं? वह है ना उसका ध्यान रखने वाला, मुफ्त का गुलाम पार्थ। आज सुबह मानसी नाश्ते के लिए नहीं उठी तो मैंने पार्थ से पूछा तो बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कमजोरी के कारण उठा नहीं जा रहा है। मम्मी, मेरा मूड इतना ख़राब हुआ, क्या बताऊं। वह पार्थ को बेवकूफ़ बना सकती है, मुझे नहीं। उसके रोज़ रोज़ के नाटक मैं खूब समझती हूँ। आज पूरा दिन लंच और डिनर बनाएगी
तो दिमाग ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं तो सुबह सुबह ही यहाँ आ गई। गुस्से में तेज़ तेज़ बोलती संपदा मुझे कठोर सी लगी। ऐसा होता है ना कि अगर किसी ने हमें जीवन में बहुत कष्ट पहुँचाया हो तो मौका मिलने पर हम भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, जबकि होना तो यह चाहिए कि जिन कष्टों से हम गुजर चुके हैं वे दूसरों को न दें। मैं सोचती रही और संपदा उठकर सुखदा को फ़ोन करने लगी। थोड़ी देर में सुखदा आ गई। सुखदा तो अकेली रहती थी, उसे आना जाना अच्छा ही लगा। शाम होते होते दोनों चली गईं। मैं मन ही मन अपनी बेटी के कठोर होते हृदय पर दुखी होती रही। नवीन मुझे तसल्ली देते कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं जानती थी कि मन ही मन अपनी बेटी की बदलती सोच पर वे भी दुखी थे। फिर एक दिन संपदा अचानक आई। कहने लगी, मम्मी संडे को एक पार्टी रख रही हूँ, आप और पापा डिनर वहीं करना। मैं पार्थ को आप दोनों को लेने भेज दूँगी। मगर बेटा किस खुशी में? मैंने हैरानी से पूछा। बहुत दिन हो गए सब मिलकर बैठे नहीं। सुखदा और रवि जीजाजी भी आ जाएंगे, विजय के कुछ दोस्त भी होंगे। मैंने पूछा, खाना बाहर से आएगा? बाहर से क्यों? हर चीज़ घर पर बनेगी। लेकिन मानसी की तबीयत कितनी खराब चल रही है, तुम कुछ महीनों के लिए ये पार्टियाँ छोड़ तो दो, अच्छा ही होगा। घर पर पार्टी हो तो काम पर काम निकलता ही रहता है। मानसी का ध्यान रखो, उसे आराम करने दो। मैंने कहा तो वह कुछ बुरा मान गई। बोली, आपको उसकी बड़ी चिंता रहती है, मैं भी तो इस हालत में कितना काम करती थी, याद है ना आपको? और यहाँ तो खाना मैं खुद ही बना रही हूँ, उसे कहाँ आता है इतना कुछ बनाना। उसके स्वर में मजाक था। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं चुपचाप उसकी तरफ देखती रही। उस समय वह मेरी बेटी नहीं बल्कि सिर्फ सुभद्रा देवी की बहू लग रही थी, बिल्कुल उन्हीं के जैसा, बस अपनी परवाह करने वाली, अपने लिए सोचने वाली। मेरे जीवन में तो सास बहू के रिश्ते की कटुता कहीं थी ही नहीं। नवीन के माता पिता जब तक रहे मैंने हमेशा उन्हें आदर दिया था और बदले में मुझे पुरस्कार के रूप में मिलता रहा उनका ढेर सारा स्नेह और आशीर्वाद। अच्छा मम्मी, मैं जा रही हूँ, आप दोनों आ जाना, संपदा ने कहा। तो मैंने एकदम एक निर्णय ले लिया। मैंने दृढ़ स्वर में कहा, रुको बेटा, तुम हमेशा से कहती थी ना कि मेरे ऊपर कहानी लिखो मम्मी। हाँ मम्मी, मगर वह तो बहुत पुरानी बात हो गई। तुम्हारी कहानी मैंने लिखी तो थी, उस कहानी में तो मेरे अनुभवों, स्नेह और आंसुओं का रंग भी शामिल हो गया था, लेकिन मैंने उसका अंत नहीं किया था। कई दिन यही सोचने में बीत गए हैं कि कहानी का अंत कैसे करूं कि यह खूबसूरत भी हो जाए और पूरी भी। मैं संपदा का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गई और अपनी फाइल निकालकर उसे दे दी। लो, इसे पढ़ो और बताओ कि मैं इस कहानी का अंत कैसे करूं। मैं फाइल उसे देकर कमरे से बाहर आ गई। बहुत देर बाद जब रोई रोई आँखों वाली संपदा आकर मुझसे लिपटी तो मुझे विश्वास हो गया कि इस कहानी को एक नया अंत मिल गया है और मानसी संपदा जैसा जीवन बिताकर एक और संपदा नहीं बनेगी जो सुभद्रा देवी जैसी है, क्योंकि स्त्री हमेशा ही स्त्री की दुश्मन नहीं होती बल्कि उसकी हमदर्द और दोस्त भी हो सकती है। मैंने भावुक होकर अपनी बेटी को गले से लगा लिया। बहुत दिनों बाद ऐसा लगा जैसे मेरे सामने सुभद्रा देवी की बहू नहीं, मेरी बेटी है। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं।